जय हिंद दोस्तों। पीसीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साइंस क्रैश कोर्स प्लस पीवाईक्यू सीरीज के अंतर्गत बायोलॉजी की क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं और आज उसका तीसरा लेक्चर मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। ठीक है, तो इस तीसरे लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से पढ़ने वाले हैं। वो टॉपिक है एक तो हम पढ़ेंगे जैव उर्वरक, ठीक है, और एक पढ़ेंगे हम आनुवांशिकी इंजीनियरिंग एवं बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जो बुक है आप उसकी इंडेक्स देखेंगे तो ये दोनों टॉपिक आज हम कवर करेंगे। अच्छा देखिए, बायोलॉजी हम एक सीक्वेंस से नहीं कवर कर रहे हैं क्योंकि क्लासेस का इशू रहता है। एक क्लास में हमें एक जैसे टॉपिक कवर करवाने रहते हैं, तो कुछ टॉपिक बहुत बड़े बड़े हैं उनके लिए हम सेपरेट क्लास लेंगे, इसलिए मैंने बीच की ये जो मानव शरीर की है इसको अभी छोड़ दिया है क्योंकि ये 1, 2 या 3 क्लासेस में कवर होगा। ठीक है, उसी तरह से रोग एंड उपचार है, ये भी काफी लंबा टॉपिक है, इसको भी 2-3 क्लासेस लगेंगी। ठीक है, तो आज हम ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे। अच्छा, बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ये सीरीज सफिशिएंट रहेगी एग्जाम निकलवाने के लिए। तो एक चीज बताइए, क्या किसी को प्रेडिक्टेबल है कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आएंगे? नहीं है ना, कोई ब्रह्मा तो नहीं है, हम भी नहीं है और आप भी नहीं है, ना ही मैं हमारी टीम जो है वो आयोग से मिली हुई है कि हमको पहले से पता है कि कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पूरा साइंस तो कोई गारंटी नहीं दे सकता दुनिया में कि हम निकलवा देंगे। ठीक है, पर देखिए, अगर हम किसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एग्जाम के लिए तो उसका बेसिस क्या रहता है? उसका बेसिस रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही रेफरेंस लेके हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो कमिंग एग्जाम है उसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन का ट्रेंड क्या होगा। ठीक है, कोई ब्रह्मा नहीं है, किसी को नहीं पता आगे कौन से क्वेश्चन आएंगे, पर हम जो अपनी तैयारी करेंगे वो क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस बनाकर करेंगे। और घटना चक्र की ये जो बुक है इसमें है ही क्या, इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही तो दे रखे हैं और उसी का ही डिटेल्ड डिस्कशन हम यहाँ पर कर रहे हैं थ्योरी के माध्यम से ऐड करके। ठीक है, इतना अच्छा कंटेंट आपको फ्री में मिल रहा है और आप इतने सारे क्वेश्चन करते हो। पेड में यही कंटेंट पेड में भी नहीं मिलेगा, मतलब फ्री की तो बात छोड़िए, पेड में भी ऐसा कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा जो इतने सिस्टमैटिक वे में पीवाईक्यू करा रहा हो, उसके साथ थ्योरी ऐड कर रहा हो और इजीएस्ट वे में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हो। यूजुअली लोगों को साइंस से डर लगता है, पर हमने यहाँ पर इतनी सिंप्लीफाइड वे में हर सब्जेक्ट को करवाया है कि अगर 10th का बच्चा भी पढ़ने लगेगा तो एक बारी उसे भी सब समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। और आप तो पीसीएस के या आरओ के एस्पिरेंट है, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो ये डाउट जो है कि क्या इस सीरीज से पूरे क्वेश्चन निकल जाएंगे, तो थोड़ी कॉमन सेंस की बात भी है कि कोई ब्रह्मा नहीं है और कोई कोचिंग सेंटर ऐसा कोई भी दावा नहीं कर सकता कि हम एग्जाम निकलवा देंगे, और ना ही ऐसा कोई कंटेंट प्रोवाइड कराता है जिससे कि 100% क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। ठीक है, पर ये हम अश्योर कर सकते हैं पीसीएस अभ्यास के प्लेटफॉर्म पर कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो हम बेस्ट क्वालिटी पढ़ाएंगे। मतलब एक मानव जितना बेस्ट तरीके से सोच सकता है किसी भी एग्जाम के बारे में और उसको एनालाइज कर सकता है, वो सब यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, इस बात की श्योरिटी है। ठीक है, बिल्कुल गारंटीड है ये बात। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहले एक पॉजिटिव अच्छी सी थॉट के साथ। ठीक है, थॉट ये है, इफ यू कंटिन्यूअसली compete with others you become bitter, but if you continuously compete with yourself you become better। इसलिए हमको जब भी compete करना है तो दूसरों को देख के नहीं कि दूसरा अच्छा कर रहा है तो उसकी टांग खींचने लगो, या हम अपने अंदर हीन भावना ले आओ कि हीनता की भावना ले आओ कि अरे वो तो अच्छा कर रहे हैं और हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमें अपने आप से compete करना है। ठीक है, जस्ट अपना स्टैंडर्ड खुद के साथ सेट करो कि हम जो कल थे उसके कंपेरेटिव आज हम बेटर है या हम उससे थोड़ा हमारा लेवल डाउन हो चुका है। और अगर धीरे 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 धीरे, वो कछुए और वो खरगोश वाली कहानी सुनी है ना, कि अगर हम धीरे धीरे कंटिन्यूअस भी हम अच्छे परिश्रम करते रहें तो हमारा लेवल क्या होगा, इस तरह से जैसे आप स्टेप्स देखते हैं ना, स्टेयर्स होती है सीढ़ियां ऊपर चढ़ते चढ़ते, कि थोड़ा सा ऊपर चढ़ो उसे मेंटेन करो, थोड़ा ऊपर फिर मेंटेन करो। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली क्या है, फिर हम अपवार्ड डायरेक्शन में ही ऊपर की दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा अपने आप से compete करो और खुद को डे बाय डे बेटर बनाने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए आज जो टॉपिक पढ़ने वाली है उसमें पहला टॉपिक है जैव उर्वरक, या जिसे कहते हैं इंग्लिश में बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि उर्वरक क्या होता है, और जैव उर्वरक तो दूसरी चीज है, पहले उर्वरक देख लेते हैं। तो देखिए फर्टिलाइजर में कौन सा वर्ड छुपा है, फर्टिलाइजर बना है फर्टाइल वर्ड से। ठीक है, फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊपन। ठीक है,
तो फर्टिलाइजर का क्या काम होता है? फर्टिलाइजर का काम होता है कि अगर हम पेड़ों को उगाने के लिए फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो वो उसके उत्पादकता बढ़ा देता है। क्लियर है? जैसे कि मान लीजिए ये एक खेत है, ठीक है, और इसमें छोटे छोटे गेहूं के पेड़ लगा दिए किसान ने, ठीक है। अगर वो उर्वरक का यूज नहीं कर रहा, ठीक, तो इसकी उत्पादकता कुछ किलोग्राम होगी। मान लीजिए 100 किलोग्राम के गेहूं पैदा हो गए, ठीक है, इसकी में। पर अगर इसने इसमें उर्वरक मिला दिया, इसमें फर्टिलाइजर मिला दी मिट्टी में, तो क्या होगा? इसकी फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाएगी और परिणाम स्वरूप जिस पर जो फसल होगी उस फसल की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो फर्टिलाइजर मिलाने के बाद सपोज इसको मिल गया 120 किलोग्राम, 120 किलोग्राम गेहूं फिर इसके उत्पादन हुआ। तो फर्टिलाइजर ने क्या किया? जमीन की, भूमि की फर्टिलिटी बढ़ा दी, उत्पादकता बढ़ा दी। इस काम के लिए उर्वरक का या फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है, ठीक। ये तो हो गई फर्टिलाइजर की बात। अब फर्टिलाइजर होते हैं दो तरह के, ठीक है। एक तो होते हैं नेचुरल और दूसरे होते हैं केमिकल फर्टिलाइजर। नेचुरल वो फर्टिलाइजर होते हैं जो प्रकृति द्वारा, नेचुरल तरीके से, जीवों के द्वारा हम भूमि की उत्पादकता को बढ़ाते हैं, ठीक है, वो होते हैं नेचुरल फर्टिलाइजर। और केमिकल फर्टिलाइजर क्या होते हैं? जो होते हैं मानव निर्मित और केमिकल एजेंट से हम यूज करते हैं। जैसे कि आपने नाइट्रोजन यूरिया सुना होगा, ठीक है। तो उस तरह से हम जो मिट्टी में कमी होती है जिस चीज की, उसके हिसाब से उसमें फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। अब देखिए जैव उर्वरकों की इंपॉर्टेंस क्या है। जो हम जैव उर्वरक जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं? वो हमारे बॉडी को और सॉइल को नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक। और जो केमिकल उर्वरक होते हैं वो क्या होते हैं? वो मिट्टी की लवणता को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। देखिए केमिकल हमने डाला केमिकल उर्वरक, ठीक है, फिर हमने उसमें पानी डाला मिट्टी में, तो वो क्या होते हैं? केमिकल उर्वरक के न्यूट्रिएंट्स, जैसे पेड़ न्यूट्रिएंट्स तो उसमें से सोख लेते हैं, पर उसमें जो लवण रहता है वो पेड़ नहीं सोखते। तो वो क्या होता है? वो लवण बचा हुआ जो होता है वो मिट्टी में मिक्स होता रहता है। फिर हम नेक्स्ट ईयर जैसे किसान और उसमें दूसरी फसल उगाएगा और उर्वरक डालेगा तो मिट्टी में लवण की मात्रा और बढ़ जाएगी, फिर और बढ़ जाएगी, और वो धीरे धीरे क्या होता है? मिट्टी फर्टाइल की वजह इनफर्टाइल होने लगती है, क्योंकि उसमें लवण की मात्रा बढ़ती जाती है, ठीक है, हर फसल के बाद। तो इसलिए जैव उर्वरक क्या होते हैं? जैव उर्वरक से इस तरह के लवणता की समस्या नहीं रहती, ठीक। क्लियर हो गया? अच्छा चलिए अब देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं कि जैव उर्वरक होते क्या है। जैव उर्वरक ऐसे पदार्थ है जिनमें सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, सूक्ष्म जीव होते हैं जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति बढ़ाकर पौधों और पेड़ों की वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। क्लियर? इसमें जीवित जीव शामिल है जिनमें ये नाम याद रख लीजिएगा, माइकोरिजल कवक, नीले हरे शैवाल और बैक्टीरिया शामिल हैं, ठीक है। अभी आगे की स्लाइड में देखेंगे इनको और भी डिवाइड किया गया है जैव उर्वरकों को और भी कैटेगरीज में। अब कितने तरह के होते हैं जैव उर्वरक? तो मेन याद रख लीजिएगा, एक तो होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग, ठीक है, जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग जैव उर्वरक। दूसरे होते हैं फॉस्फेट, ठीक। उसके बाद होते हैं बायो फर्टिलाइजर फ्रॉम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो कि सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए, ठीक है। फिर होते हैं पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने वाले राइजोबैक्टीरिया। और फिर पांचवा होता है खाद, ठीक है, कंपोस्ट खाद जिसे बोलते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि पशुओं का जो डंग होता है, गोबर होता है, उससे भी खाद बनाई जाती है, ठीक है, तो वो खाद के अंतर्गत आती है, जैविक खाद के अंतर्गत। चलिए अब है जैव उर्वरकों का और क्या क्लासिफिकेशन होता है। तो देखिए जो बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक होते हैं मेनली दो तरह से उनको करते हैं, एक्चुअली चार तरीके से, पर जो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो मेनली दो तरीके हम देखेंगे, ठीक है। एक तो होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग और दूसरे होते हैं फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग और फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर। इसमें कौन कौन से होते हैं नाइट्रोजन में? अब ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप याद रखिएगा नाइट्रोजन वाले कौन से हैं और फॉस्फोरस वाले कौन से हैं। क्लियर है? तो नाइट्रोजन वाले हैं NBF फॉर लेग्यूम राइबोजियम, ठीक है। लेग्यूम्स के लिए रिजोबियम नाम याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद सीरियल्स के लिए, सीरियल्स मतलब अनाज, ठीक, कौन कौन से? अजोला, एजोटोबैक्टर, ब्लू ग्रीन एल्गी और एजोस्पिरुलम, ठीक है। ये चारों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए, ठीक है, दोनों तरह के बायो फर्टिलाइजर्स के। फिर आता है
फॉस्फेट सोल्यूबलाइजर बैसिलस, ठीक है, ये होता है। फिर आता है स्यूडोमोनास एस्केरोना पेनिसिलिन। फिर इसमें आते हैं फॉस्फोरस में और कौन सा, फॉस्फेट अब्जॉर्बर बैसिलस, वेस्कुलर आर्टिबुलर माइकोरहिजा, या शॉर्ट में जिसको वैम बोलते हैं, ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आया है वैम से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? कौन सा स्रोत है? तो इसका स्रोत है एजोला। हमने चार्ट में देखा था ना, यहाँ पर ये एजोला आ रहा था NBF और सीरियल में, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए 1 नंबर पे एजोला है इसमें, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो अभी हमने ऊपर देखा कि कौन कौन होता है, एजोला होता है और नीलहरित शैवाल होती है, ठीक है। नाइट्रोलाइम नहीं होता, ठीक है। और नाइट्रोलाइम आप मुझे कमेंट में बताइए नाइट्रोलाइम किसके लिए यूज किया जाता है। और अल्फा अल्फा भी नहीं है। अच्छा आप देखिए इसमें सिर्फ 1 और 2 आंसर है, ठीक है, लेकिन इसके जो आंसर है इसमें कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है जिसमें 1 और 2 हो, ठीक है। तो क्या हो गया, ये विवादास्पद क्वेश्चन था, इसलिए इसको स्टार से मार्क किया गया है, ठीक है। तो 1 और 2 है इसका आंसर। अब नेक्स्ट चीज आती है, जब जैव उर्वरकों की बात होती है तो हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन और फॉस्फोरस 2 देखे थे, ठीक है। तो नाइट्रोजन में क्या आते हैं, देखिए पहली बात तो ये यूज कब होते हैं जैव उर्वरक नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले, जब मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है और पेड़ों के लिए एक्स्ट्रा नाइट्रोजन चाहिए होती है। अच्छा ऐसे कौन से पेड़ होते हैं जिनको एक्स्ट्रा नाइट्रोजन चाहिए? ऐसे पेड़ मेनली होते हैं दालें, लेग्यूम्स, ठीक है। दालें मतलब सारी दालें, जैसे अरहर, चना, उड़द, मूंग, मसूर, ठीक है। लेग्यूम्स क्या होता है, लेग्यूम्स जैसे राजमा हो गया, ठीक है, छोले हो गए, ठीक है। तो ये सब लेग्यूम्स के अंतर्गत आते हैं। लोबिया हो गई, लोबिया की जो फली आती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं जैव उर्वरक, ठीक है। क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन? यह एक आवश्यक जैविक प्रक्रिया है, नाइट्रोजन चक्र का प्रारंभिक चरण है, ठीक है। ये फर्स्ट होता है जो नाइट्रोजन साइकिल होती है वायुमंडल में, उसका प्रारंभिक चरण है। इसमें क्या होता है, वायुमंडल में नाइट्रोजन को राइजोबियम, एजोटोबैक्टर आदि जैसी कुछ जीवाणु प्रजातियों और अन्य प्राकृतिक घटनाओं द्वारा अमोनिया में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। अमोनिया क्या होता है, NH3, ठीक है। तो इसमें परिवर्तित कर दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है? कौन सा नहीं है? माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता था, लास्ट क्लास जो हमने टैक्सेशन वाली पढ़ी थी, वर्गीकी वाली पढ़ी थी, उसमें क्या था, माइकोराइजा का नाम वहां पर भी आया था, ठीक है। इसलिए मैं कहती हूँ सारी क्लासेस देखिए, कोई भी क्लास स्किप नहीं करनी है, सब इंटरलिंक्ड है, पूरी साइंस इंटरलिंक्ड है आपको। और ये देखिए आप जो लोग हैं ना कि ये बुक कमेंट करते हैं कि एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन आएंगे कि नहीं, तो मैं बता रही हूँ, देखिए अब वो वाला वहां पर क्वेश्चन पढ़ा था, सेम नाम यहाँ पर इस क्वेश्चन में आ गया, तो मतलब इंटरलिंकिंग है ना, क्वेश्चन के अंदर है। जो नाम आए हैं एक क्वेश्चन में, हो सकता है वो नाम फिर नेक्स्ट ईयर दूसरे क्वेश्चन में कहीं पर यूज हो जाए और उसके बाद आपको एलिमिनेशन में या मैच द फॉलोइंग में कहीं ना कहीं वो काम आ जाए। इसलिए पूरी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे पूरी सीरीज में है ही क्या, PYQ तो है, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, और उसको हमने बेस्ट थ्योरी के माध्यम से एक्सप्लेन करा है, ठीक है। इसलिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यार, हम मतलब फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं कंटेंट, बिल्कुल पे नहीं करना पड़ रहा है। मैं सोचने वाली तो कोई बात ही नहीं है कि पूरी सीरीज देखनी है क्या नहीं, डेफिनेटली देखनी है, और बल्कि रिवीजन कर करके देखनी है। और जो PDF टेलीग्राम पर उपलब्ध कराया जा रहा है उस PDF से रिवीजन करते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा तो ये माइक्रोराइजा होते क्या है? माइक्रोराइजा क्या होते हैं, उच्च वर्गीय पादपों की जड़ों एवं कवकों के बीच सहजीवी संबंध, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो किसके साथ संयोजन करते हैं? नाइट्रोजन हमेशा किसके लिए चाहिए रहेगा, दालों में या लेग्यूम्स में, ठीक है। तो ये A हो गया, ठीक है, पल्सेस और लेग्यूम्स। फिर है निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें? तो ये देखिए एजिटोबैक्टर, अभी हमने ऊपर देखा था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एजिटोबैक्टर का यूज हो रहा था, और इसमें क्या लिखा है, जैविक कीटनाशी। तो कीटनाशी नहीं है ये क्या है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका, D हो गया, ठीक है। कौन सा नहीं पूछ रहा था, सुमेलित नहीं।
अच्छा ये देखिए, जिनके नहीं स्किप हो जाते हैं ना, उनके लिए बस एक ही है उनका सोल्यूशन उस चीज का कि क्वेश्चन पढ़ते हुए गलत हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। एमसीक्यू गलत होने की प्रोबेबिलिटी कम कैसे होगी? ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करके ही होगी, इसका कोई और रास्ता नहीं है। एक तो क्वेश्चन पढ़ते टाइम इधर उधर की बातें बिल्कुल मत सोचिए, एकदम कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ाई करिए, ठीक है। जब क्वेश्चन आप एमसीक्यू सॉल्व करने बैठ रहे हैं, कोई टेस्ट दे रहे हैं, तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं भटकाना, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के बारे में सोचना है, ठीक है। और एक आदत डाल लीजिए कि क्वेश्चन पढ़ते टाइम ना, अगर आप ऑफलाइन दे रहे हैं और हाथ में क्वेश्चन पेपर है, अंडरलाइन करने की आदत डाल लीजिए वर्ड को क्वेश्चन पढ़ते टाइम, उससे क्वेश्चन गलत नहीं होता। अंडरलाइन होगा तो वो नहीं स्किप होगा, ठीक है। नहीं को सर्कल करने की और बाकी जो की पॉइंट्स है उनको अंडरलाइन करने की आदत डाल लीजिए। चलिए फिर है, निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? तो किस में होता है? अच्छा देखिए, नील हरित शैवाल होता क्या है? काई होती है, जो पानी के ऊपर आपने काई लगी देखी होगी ना, हरे हरे रंग की, ये देखिए फोटो लगी है, तो ये काई होती है, इसको बोलते हैं नील हरित शैवाल, ठीक है। अब अगर आपको नहीं भी पता है तो देखिए, एक कॉमन सेंस की बात है कि गेहूं, चना, सरसों, इन तीनों में पानी कम रिक्वायर्ड होता है, ये सभी ने सुना होगा। और सबसे ज्यादा पानी का रिक्वायरमेंट किसमें होता है? चावल की फसल में, यानी धान में, ठीक है। तो धान की फसल में सबसे ज्यादा पानी रिक्वायर्ड रहेगा। और नील हरित शैवाल अगर जैव उर्वरक है, इसका मतलब है वहां पे खूब सारा पानी होना चाहिए, तभी तो नील हरित शैवाल एग्जिस्ट करेंगे, नहीं तो वो सूख जाएंगे, बचेंगे ही नहीं वो। और तो जो चावल के खेत होते हैं ना, उनकी इस तरह से रुपाई होती है और उनमें बढ़ने के टाइम पे भी खूब सारा पानी भरा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि यहाँ पर चावल की खेती मत करो, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा वाले एरिया में, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पानी की कमी है, और अगर चावल उगाने लगे तो पानी और ज्यादा फिर कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरह से पानी भरा रहता है। तो नील हरित शैवाल किसके लिए यूज होते हैं? चावल के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो कौन सा जैविक नाइट्रोजन से, कौन सा था? नील हरित, नीला हरा शैवाल, ठीक है। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचरी है। कौन है सहचरी इसका? नील हरित शैवाल है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, जलीय पौधा जैसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, वह कौन सा है? अजोला, ठीक है। तब देखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला वो जो चार्ट था ना, उसके एक ही पार्ट से आ रहे हैं ज्यादातर क्वेश्चन। फिर है, फसलोत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है। तो नाइट्रोजन उपयोग क्षमता तो उपरोक्त सभी के द्वारा। अब देखिए, फिर से वही आज मैं ना छोड़ूंगी नहीं कि ये वाली सीरीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए या नहीं इंपॉर्टेंट है। हमने सिर्फ एक स्लाइड पढ़ी, ठीक है। थ्योरी में क्या पढ़ी? सिर्फ एक स्लाइड पढ़ी है, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली और फॉस्फोरस फिक्सेशन वाली, ठीक है। ये वाली स्लाइड हमने पढ़ी थी, ये वाली स्लाइड, ठीक है। सिर्फ एक की थ्योरी बताई और देखिए कितने सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो गए। तो अब आप खुद बताइए, ये सीरीज इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट है? इतने सारे क्वेश्चन कंटिन्यूअस में 7-8 क्वेश्चन कर चुके हैं सिर्फ एक स्लाइड से ही, ठीक है। तो आप खुद ही देख लीजिए इंपॉर्टेंस इस सीरीज की है क्या, और सीरीज कंप्लीट करनी है या नहीं करनी है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फॉस्फेटिक उर्वरक है? कौन सा फॉस्फेटिक है? वैस्कुलर एब्सोल्यूट मैरिकोवा, VAM, ठीक है। कहाँ पे आया था? ये देखिए, फॉस्फेट वाले में लास्ट में आया था, वैम। हाँ, ये वाले चार्ट में, ये देखिए यहाँ पे आया था ना लास्ट में, वैस्कुलर आर्टिकुलर माइकोर्डिया, ठीक है, वैम। तो ये वाला है, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये हो गया। अब है, सोयाबीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है। तो ये चीज आप लर्न कर लीजिएगा कि इसके लिए कौन सा जिम्मेदार बैक्टीरिया है। ये है राइबोजियम जैपोनिकम, ठीक है। ये लर्न करने वाली चीज है, तो इसे नोट्स बना के आप रख लीजिएगा, या अगर ये PDF रिफर कर रहे हैं तो PDF अपने में मोबाइल में सेव करके या लैपटॉप में सेव करके उसके बाद रिवीजन करिएगा, ठीक है। और रिवीजन करते टाइम भी क्या है, ये वाला वीडियो तो अपलोडेड है ही यूट्यूब पे, फटाफट से 1.5x या 2x पे चलाकर एक बार पहले वीडियो रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद PDF देख लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए, और भी नाम दिए गए हैं कौन कौन से बैक्टीरिया किस में यूज होते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा इनको। फिर क्वेश्चन 2,4-D क्या है? 2,4-D क्या होता है? 2,4-D होता है एक खरपतवार नाशी, ठीक है। तो ये आप फोटो देख रहे होंगे,
इसका डब्बा है 24B का, और इस पे क्या लिखा हुआ है, वीड किलर। ठीक है, वीड किलर क्या होते हैं, फसलों की पैदावार को, जो खरपतवार होती है ना, छोटी छोटी घास उगी देखी होगी आपने खेतों के बीच में, जैसे गेहूं के बीच में अननेसेसरी घास उग जाती है, तो वो क्या होते हैं, वो प्रोडक्टिविटी को कम करते हैं फिर। ठीक है, और कटाई के टाइम पे भी मतलब उसको सेग्रीगेट करने में, अलग अलग करने में दिक्कत आती है फसलों को। चलिए, नेक्स्ट जो 2 टॉपिक है वो है अनुवांशिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अनुवांशिकी का मतलब क्या होता है, अनुवांशिकी का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी जो सिमिलैरिटी होती है, ठीक है, जो क्वालिटीज होती हैं वो अनुवांशिकी से रिलेटेड रहती है। ठीक है, अब इसके आगे आ गया इंजीनियरिंग शब्द। तो इंजीनियरिंग से क्या मतलब है, देखिए डेफिनेशन देख लेते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है किसी जीव की विशेषताओं को किसी खास तरीके से बदलने के लिए डीएनए में सीधे हेरफेर करना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी के मतलब किसी जीव में कोई बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, पर ये चाह रहे हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें वो बीमारी ट्रांसफर नहीं हो, तो जीन एडिटिंग क्या कर देती है, बच्चे का जो डीएनए है वो भ्रूण में ही अगर मैनिपुलेट कर दिया जाए, या भ्रूण बनने से पहले डीएनए को मैनिपुलेट कर दिया जाए, तो जो बच्चा है फिर वो बीमारी उसमें कंटिन्यू नहीं होगी। ठीक है, आगे वो बीमारी नहीं बढ़ेगी। तो डीएनए तकनीक के द्वारा क्या होता है, डीएनए में हेर फेर करके उसकी क्वालिटीज को मैनिपुलेट कर देना। ठीक है, उसको बदल देना। जेनेटिक इंजीनियरिंग किसी जीव के जीनोम को बदलने की प्रक्रिया है। क्या बदला जाता है, जीव के जीनोम को बदला जाता है। ठीक है, इसमें एक एकल डीएनए बेस को बदलने से लेकर, एकल डीएनए बेस से बदलने को लेकर डीएनए के पूरे क्षेत्र को हटाने या डालने तक शामिल हो सकता है। ठीक है, तो जो डिफेक्टेड डीएनए है उसका छोटा सा पार्ट भी कट करके हटा के रिप्लेस कर देंगे अच्छे वाले से, या पूरे डीएनए को ही चेंज कर देंगे। ठीक है, तो हर तरह की कटाई छटाई डीएनए की संभव होती है डीएनए जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत, ये आप याद रखिएगा। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो एक बार देख लेते हैं जीन क्या होते हैं। जीन क्या होते हैं, अनुवांशिकता की एक इकाई जो माता पिता से संतान में स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है, और संतान की कुछ विशेषताओं को निर्धारित करने के लिए आयोजित की जाती है। ठीक है, तो ये होते हैं जीन्स, जो जैसे पेरेंट के जो जीन है वो बच्चों में ट्रांसफर होंगे, और बच्चे क्या है अपने पेरेंट से सिमिलैरिटी शो करेंगे। ठीक है, तो वो सिमिलैरिटी जो होती है वो जीन्स की वजह से ही होती है, ये चीज आप याद रखिएगा। अब डीएनए पाया कहाँ जाता है, जब जीन्स और इतनी बातें हो रही कि डीएनए की काट छाट करते हैं, तो डीएनए होता क्या है, वैसे मैं प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी है, पर एक बार जो पहली बार ये वाली क्लास देख रहे हैं वो देख लीजिए। डीएनए क्या होता है, ह्यूमन जो मानव है वो बहुकोशिकीय जीव है, या कोई भी जीव है जिसकी कोशिका है। ठीक है, तो कोशिका में के अंदर क्या रहता है, एक न्यूक्लियस रहता है। ठीक है, ये कोशिकाएं, मानव के अंदर कोशिकाएं हो गई, और कोशिका के अंदर क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। इस न्यूक्लियस में रहते हैं क्रोमोसोम्स, बहुत सारे क्रोमोसोम रहेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आ गए क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, हर जीव में बदलते जाते हैं। जैसे मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र। ठीक है, तो मानव में 23 जोड़े होते हैं, किसी और एनिमल में कुछ और होते हैं। ठीक है, तो ये बदलते जाते हैं जीवों के अनुसार। अच्छा, अब अगर इस क्रोमोसोम को भी हम और जूम करके देखें तो ये क्या होता है, इसके अंदर होते हैं डीएनए। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा, ये डीएनए बन गए। अब डीएनए में क्या होता है, ये जो आप लाइंस देख रहे होंगे, ठीक है, ये जो आप लाइंस देख रहे हैं, ये आगे वाली स्लाइड में देख लेते हैं। तो सेल से बन गया क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए। ठीक, अब डीएनए क्या होता है, डीएनए में ना चीजों का ये जो द्विकुंडलिनी संरचना होती है, पहले तो डीएनए जो होती है द्विकुंडली मतलब डबल हेलिक्स, तो दो जैसे आपने रस्सी ले ली, उनके बीच बीच में उनको ज्वाइंट कर दिया और फिर उसको यूं करके ऐंठ दिया। ठीक है, तो वो क्या बन गया, द्विकुंडलिनी हेलिक्स का शेप ले लेगा। अच्छा, इसमें जो ये रहते हैं ये ऑर्डर रहता है। ठीक है, और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये भी आप याद रखिएगा। तो इसमें ये जो एडेनिन रहेगा ये साइटोसिन के साथ रहेगा, और थाइमिन रहेगा वो
ग्वानिन के साथ रहेगा, ACTG, AC A का C के साथ ऑर्डर रहेगा, ठीक है, और T का G के साथ ऑर्डर रहेगा, ये चीज आप याद रखिएगा। पर जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में अब ये देखिए जैसे दुई कुंडलिनी है, तो मान लीजिए यहाँ पे डिफेक्ट है, तो साइंटिस्ट ने किया यहाँ से इसको कट कर लिया और यहाँ पे फिर दूसरा DNA लाके यहाँ पे फिक्स कर दिया, ठीक है। या मान लीजिए ये ACTG का जो ऑर्डर है इसी को ही चेंज कर दिया, A को T के साथ कर दिया, C को G के साथ कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, DNA को काट भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जो कि हमें डिजायर्ड प्रॉपर्टीज का कोई नई चीज बनानी है, ठीक है। अभी आगे देखिएगा आप जो क्वेश्चन आए हैं उनमें क्या क्या बनाया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से, मतलब अचंभित हो जाएंगे आप क्वेश्चन देख के। चलिए तो एक बार डेफिनेशन भी देख सकते हैं। ये देखिए सबसे पहले फोटो देख लीजिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी फोटो लगी थी मुझे तो मैंने इसमें दिए। ये देखिए आप देख रहे होंगे कि ये DNA का स्ट्रक्चर है और साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, किसी में तो कोई नई चीज इंट्रोड्यूस कर दी, फॉरेन DNA इंट्रोड्यूस कर दिया, कभी DNA को यहाँ से हटा लिया है, फिर उसमें बाहर निकाल के नई चीज ऐड करके फिर से इसे फिक्स करा है, तो कुछ भी तरह की काट छांट इसमें करी जा सकती है, ठीक है। तो देखिए एक रेफरेंस के लिए मैंने फोटो लगाया है कि आप ये जो कुशन था ना, एक कपड़े का भी बना सकते थे, पर आपने क्या किया, इसमें पैच वर्क कर दिया, ठीक है, और पैच वर्क करके एक और सुंदर या एक नया आइडिया के साथ एक नया कुशन तैयार कर दिया। तो यही काम जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी है कि DNA को इस तरह से मॉडिफाई कर देना कि हमें जो एक नई क्वालिटीज की चीज चाहिए वो नई क्वालिटी की चीज बना सकते हैं साइंटिस्ट, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसे जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी कहा जाता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रयोगशाला आधारित तकनीकों का उपयोग करके किसी जीव के DNA मेकअप को बदला जाता है। इसमें एक एकल बेस पेयर AT एंड CG को बदलना, ठीक है, बोला था ना कि A को T के साथ तो यूजुअली होते हैं, तो मतलब जो नेचुरल कॉम्बिनेशन होता है उससे हटकर कोई कॉम्बिनेशन बना देना। DNA के एक क्षेत्र को हटाना, DNA का एक नया खंड जोड़ना शामिल हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी तरह से DNA का ऑल्टरेशन इसमें शामिल हो सकता है। चलिए फिर दूसरा टॉपिक आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी होता है जैव प्रौद्योगिकी, हिंदी में से बोलते हैं जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी वह तकनीक है जो जैविक प्रणालियों, जीवित जीवों और इसके भागों का उपयोग विभिन्न उत्पादों को विकसित करने के लिए या बनाने के लिए करती है, ठीक है। शराब बनाना, रोटी पकाना उन प्रक्रियाओं के उदाहरण है जो जैव प्रौद्योगिकी की अवधारणा के अंतर्गत आती है। तो वांछित उत्पाद बनाने के लिए खमीर का उपयोग करना, ठीक है। तो जैसे नान वगैरह, अगर किसी को कुकिंग का शौक होगा तो पता होगा कि नान का उपयोग फर्टरोस के लिए करते हैं, नान या जो तंदूरी रोटी आप खाते हैं उसमें खमीर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अब इसके कुछ अनुप्रयोग देख लेते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्यों करते हैं। भाई हम DNA को जो इतना काट छाट कर रहे हैं और साइंटिस्ट लगे पड़े हैं करने में, वो कर क्यों रहे हैं। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आप एक बार दिमाग में रखिएगा। दवाओं का निर्माण किया जा सकता है इससे, ठीक है। तो जो बीमारियां हैं जिसका अभी तक इलाज संभव नहीं हुआ है उनके लिए दवाओं का निर्माण। फिर मानव स्थितियों की नकल करने वाले मॉडल जानवरों का निर्माण, ठीक है। जानवर भी जो क्लोनिंग आपने सुनी होनी ना, क्लोन से भेड़ बना दी, क्लोन से गाय बना दी, तो वो सब इसी में ही आता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से ही होता है। मानव विकास हार्मोन, ठीक है। फिर है फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन। 6 मानव एल्बुमिन। 7 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और एंटी होमोफोलिक कारण, ठीक है। तो एक बार आप जस्ट ओवरव्यू ले लीजिएगा, ठीक है, कि उसके बाद इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या क्या होती हैं, फाइबर में, कपड़ों में, ठीक है। फार्मास्यूटिकल मतलब दवाइयों से रिलेटेड, बायोफ्यूल्स बनाने में, ठीक है, टिम्बर में, लकड़ी के कामों में, और पेपर में, पेपर एंड पल्प, ठीक है। इस तरह के जेनेटिक इंजीनियरिंग के कुछ अनुप्रयोग हैं। आप क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए ज्यादातर जो जेनेटिक के क्वेश्चन है ना वो करंट से बेस्ड आए हुए हैं। तो इस साल के जैसे साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है करंट अफेयर्स। तो आप जो भी करंट की मैगजीन फॉलो कर रहे हैं या अगर किसी चैनल के कोई लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं तो उनके ना साइंस के नोट्स एकदम प्रॉपर वे में बना लीजिए, और जो लास्ट 1 ईयर या 1.5 ईयर की जो खोजें हुई हैं महत्वपूर्ण, उनका जरूर अच्छे से दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिक प्रथम जीव है। कौन सा जीव बनाया गया था, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से। तो वो थी डॉली नामक भेड़। ये आप देखें 1996 में
किसने बनाई थी, और ये साइंटिस्ट के नेम हैं दो, इयान विल्मुट और कीथ कैम्पबेल ने डॉली नामक भेड़ बनाई थी, पहला अनुवांशिक रूप से अभियंत्रित जीव। उसके बाद कई बन चुके हैं। फिर है दूसरा गरिमा 2 नाम है। गरिमा 2 कौन है? गरिमा 2 है क्लोन्ड भैंस का, और इसकी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि ये इंडिया में बनाई गई, ठीक है। तो करनाल में है, करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए करनाल कौन से स्टेट में आता है, ठीक है। 2010 में बनाई थी, भैंस का नाम क्या था? गरिमा 2। फिर क्वेश्चन है किस देश में पहला ट्रांसजीनिक दमकता हुआ सुअर उत्पन्न किया गया जो अंदर बाहर सब हरा है। अब देखिए ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग का कमाल। ये देखिए नॉर्मल सुअर तो ये बीच में खड़ा है, ठीक है, ये नहीं है, पर जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या कर दिया, सुअर को भी साइंटिस्ट ने चमका दिया, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो दूसरे जीन्स दूसरी चीज के जीन्स इंसर्ट करके इन्होंने क्या करा है, सुअर को इस तरह से चमकने वाला बना दिया है। और जहाँ तक मेरा आइडिया है कि इसमें क्या करा गया था, जेली फिश का जीन इंसर्ट कर दिया गया था। तो जेली फिश होती है ना, चमकती रहती है, तो उसको मिक्स कर दिया सुअर के डीएनए के साथ, जेली फिश का डीएनए, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो सुअर बना, पिग बना, वो क्या हुआ, चमकने लगा, ठीक है। तो किसने किया था ये? ताइवान। उसके बाद है इंजॉर्ज नाम है, विश्व के प्रथम क्लोन था। तो इंजॉर्ज प्रथम क्लोन ऊंट का नाम है, ठीक है। तो ये ऊंट है, और कहाँ पर बनाया गया था? ये दुबई में बनाया गया था, ठीक है। अभी शायद ये हाल फिलहाल में 10 साल का हो चुका है, और ये जिन्होंने बनाया था उनकी फोटो है साथ में, ठीक है। ये ऊंट है इंजॉर्ज। फिर है क्वेश्चन अनुवांशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के निम्नलिखित प्रभावों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो विचार करिए कि क्या क्या उपयुक्त में से जो कुछ सफलता के साथ परीक्षित किए गए वे हैं। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा कि अभी तक मानव का क्लोन नहीं बना है, ठीक है। जो ह्यूमन है उसका क्लोनिंग नहीं बनी है। उसके पीछे रीजन ये है कि बना नहीं सकते ऐसा नहीं है साइंटिस्ट, उसके पीछे एथिकल इश्यूज बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उस वजह से क्या है, कई तरह के प्रतिबंध है सरकार की तरफ से, और जो वर्ल्ड लेवल है उस पर भी प्रतिबंधित किया जाता है कि मानव को क्लोन मत बनाया जाए, ठीक है। तो क्या हो गया, मानव क्लोनिंग। तो आंसर इसका मानव क्लोनिंग नहीं है, ठीक है। तो और कौन कौन से है? रोग प्रतिरोध है, वृद्धिवर्धन है, और जंतु क्लोनिंग। तो जंतु का हमने देख ही लिया, कई तरह के बनाए जा सकते हैं। रोग प्रतिरोध के लिए भी मेडिसिन में यूज किया जाता है, और वृद्धिवर्धन के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो गया? डी। मानव क्लोनिंग को छोड़कर बाकी सभी संभव हो चुके हैं अभी तक। बल्कि हाल के मतलब शायद 2-3 साल पहले की न्यूज है कि चाइना में एक कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने मानव क्लोन बनाने का दावा किया था, पर वो न्यूज़ फिर शायद दबा दी गई, क्योंकि चाइना में क्या है, चाइना में जो मीडिया है इंडिया की तरह नहीं है कि जिसका जो मन आए मीडिया पे जाके बोल दो। चाइना में गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है मीडिया के ऊपर, तो वहाँ की जो न्यूज़ है ना वो बाहर नहीं जा पाती। और इस तरह की खास जो एथिकल मतलब वर्ल्ड लेवल पे एथिकल रिलेटेड चीज़ें हैं जिससे कि सारे विश्व को आपत्ति होने लगे और चाइना की तरफ उंगली उठने लगे, तो वो ज़्यादातर उन न्यूज़ को अवॉइड ही कर देता है। चलिए क्वेश्चन है जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो किसका प्रयोग होता है? प्लाज्मिड का। ये आप याद रखिएगा। प्लाज्मिड क्या होते हैं? देखिए जैसे 2 डीएनए को हमें मिक्स करना है, ठीक है, तो प्लाज्मिड क्या करेंगे, एक का डीएनए दूसरे के डीएनए तक ले जाने में हेल्प करेंगे। तो एक तरह से ये क्या होते हैं, प्लाज्मिड कैरियर होते हैं, वाहन का काम करते हैं डीएनए के मॉडिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो प्लाज्मिड और मस्ट होते हैं ये, ठीक है। अगर प्लाज्मिड नहीं होगा तो फिर एक डीएनए को दूसरे डीएनए से साइंटिस्ट जो है वो कोलैब नहीं करा पाएंगे, ठीक है, मतलब एडिटिंग उसकी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो ये है प्लाज्मिड। फिर है जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? अच्छा पहले देख लेते हैं जीवाणु भोजी होते क्या है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरियोफेजेस, ठीक है। जीवाणु भोजी को ये क्या होते हैं, बैक्टीरियल वायरस या फेज भी कहा जाता है इनको, जिसमें बैक्टीरिया को संक्रमित करने की क्षमता होती है। ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को संक्रमित कर सकते हैं। वैसे वायरस क्या करते हैं, ह्यूमन को संक्रमित करते हैं, और बैक्टीरिया भी ह्यूमन को संक्रमित करते हैं, पर ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को संक्रमित कर दे उसे क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेजेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो अब देखिए ये बोल रहे हैं कि जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है। कौन सा सही है? जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं, विषाणु मतलब वायरस होते हैं, तो हाँ वायरस होते हैं जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं, तो ठीक है ये हमने देख लिया। और जीवाणु भोजी अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं, तो इनका यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी किया जाता है, ठीक।
तो दोनों सही हैं, तो आंसर क्या हो गया इसका, 1 और 2 दोनों, ठीक है, सी आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन है विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है। तो ये एक्चुअली 2003 से पहले चलाया गया था, एक 10-15 साल का शायद प्रोग्राम था, यूएसए के द्वारा चलाया गया था। इसमें क्या था कि जैसे आपको पता ही है कि 6-7 तरीके की प्रजातियां पाई जाती हैं पूरे वर्ल्ड में, 7 तरीके की शायद, ठीक है। बताइए, अच्छा कमेंट बॉक्स में बताइए कितनी तरह की प्रजातियां मनुष्य की वर्ल्ड में पाई जाती हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यूएसए ने क्या सोचा कि जैसे पूरी दुनिया में लोग हैं, ठीक है, कई प्रजातियां हैं, तो इनका कुछ जीन से रिलेटेड कुछ कोरिलेशन है क्या? ऐसा तो नहीं कि अगर प्रजाति अलग हो जाती हैं तो जीन चेंज हो जाएंगे ऑब्वियसली प्रजातियों के साथ में, तो ऐसा तो नहीं कि फिर ये डिफर कर जाते हो। तो उन्होंने क्या करा कि वर्ल्ड लेवल पे ह्यूमन जीन प्रोजेक्ट चलाया था, ठीक है, जिससे कि सभी पूरे विश्व के मानवों के एक सैंपल आंकड़े इकट्ठे कर सके और फिर उनको आंकड़ों का विश्लेषण किया जा सके, ठीक है। तो क्या था ये था मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान तथा मानचित्रण से डीएनए मैपिंग के लिए, पूरे विश्व में डीएनए की मैपिंग के लिए ये चलाया गया था अभियान, ठीक है, तो यूएसए द्वारा। ये नीचे कुछ डिटेल दिया गया है, ठीक है। एक महत्वाकांक्षी शोध परियोजना है जिसका उद्देश्य संपूर्ण मानव जाति कोड यानी जीनोम की रासायनिक संरचना को समझना था, ठीक है। फिर है स्टेम सेल क्या होती हैं। स्टेम सेल क्या होती हैं? देखिए, स्टेम सेल को ऐसा माना जाता है कि जो स्टेम सेल होती है ना, वो मनुष्य के मतलब उपचार के लिए, अगर फ्यूचर में जैसे बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो अगर उसकी स्टेम सेल जो होती है उनको प्रिजर्व करके रख लिया जाए, तो क्या होता है, अगर बड़े होकर भी कोई बीमारी होती है व्यक्ति को, तो वो स्टेम सेल फिर उस बीमारी के उपचार में प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि स्टेम सेल बैंक भी बने हुए हैं। तो लोग क्या करते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है उसी टाइम पे उसके स्टेम सेल्स को रिजर्व करके रख दिया जाता है उन बैंक्स में, ताकि उसे फर्दर फिर बीमारियों के इलाज में यूज किया जा सके, ठीक है। तो देख लेते हैं स्टेम सेल होती क्या है। एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं जिसमें 2 महत्वपूर्ण गुण होते हैं, वे अपने जैसी और कोशिकाएं बनाने में सक्षम होती हैं, ठीक है, रिप्रोड्यूस कर सकती हैं अपने जैसी, या वे खुद को नवीनीकृत कर सकती हैं और वे दूसरी कोशिकाएं बन सकती हैं जो विभेदन नामक प्रक्रिया में अलग अलग काम करती हैं। स्टेम सेल शरीर के लगभग सभी ऊतकों में पाए जाते हैं, ठीक है, सभी टिश्यूज में पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर की वे कोशिकाएं जिसमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन या विशिष्टीकरण की क्षमता है, जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, तो उसे क्या कहते हैं? अभी हमने देखा स्टेम कोशिकाएं कहते हैं उनको, ठीक है। फिर है अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में कौन बायोएथिकल अविवादास्पद स्रोत है स्टेम कोशिकाओं का? तो कौन सा है? अस्थि मज्जा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं, ठीक है। तो आप ये डिटेल दिया है, ये एक बार देख लीजिएगा। फिर है जीन बैंक क्या होते हैं? तो अभी बताया स्टेम कोशिकाओं के लिए जीन बैंक, ये क्या होते हैं? अनुवांशिक विविधता को बनाए रखने में मदद करने के लिए कम आर्द्रता और तापमान में रखे गए बीज या वनस्पति ऊतक के भंडार गृह, ठीक है। तो जीन बैंक में सीड बैंक भी है, जैसे जीन जो सीड बैंक है वो भी एक तरह का जीन बैंक ही है, ठीक है। तो इन्हें बीज बैंक या जर्म प्लास्ट बैंक के रूप में भी जाना जाता है। चलिए ये भी शायद करंट का क्वेश्चन रहा होगा, 2003 का क्वेश्चन है। बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक तो क्या है? उपयुक्त संकटापन्न वर्ग के पौधों को सुरक्षित रखेगा, जैव विभिन्न की दशुता पायरेसी को रोकेगा, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की पहचान करेगा, या उपयुक्त सभी पर ध्यान देगा। तो इसका आंसर क्या था? डी, ठीक है, सभी पर ध्यान देगा। अब है सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है, वह है एक। तो क्या है बीटी? बीटी क्या है? बीटी का फुल फॉर्म होता है बायोटेक्नोलॉजी कपास, ठीक है, बायोटेक्निकली कन्वर्टेड कपास एक्चुअली। तो इसमें क्या था, इसमें जैसे पेड़ों में ना कीड़े लगने की बीमारी होती है, ठीक है, कहीं कहीं पर, तो कपास में भी कीड़े लगते थे, तो इसे क्या करा, मॉडिफाई करके बीटी कपास बनाई गई। तो बीटी कपास में क्या है, कीड़े लगने का डर खत्म हो गया, फूलों में जो कीड़े लग जाते थे, ठीक है। तो इसके लिए जिसका यूज किया गया था बीटी कॉटन बनाने के लिए, वो नाम याद रखिएगा, बैक्टीरिया बैसिलस थ्रिंजेनियस, ठीक है। तो क्या यूज किया गया था? जीवाणु के लिए यूज किया गया था। फिर है टर्मिनेटर टेक्निक। टर्मिनेटर टेक्निक होती क्या है? देखिए,
जैसे कि चौद होते हैं किसी भी चीज़ पे, जैसे कि मान लीजिए कोई गेहूं है, ठीक है, गेहूं की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाएगा, तो क्या होगा, गेहूं का पेड़ जो है वो फिर ज़्यादा प्रोडक्टिव वर्क करने लगेगा, ठीक है, तो उसकी उत्पादकता बढ़ गई वो उसके जीन्स को मॉडिफाई करके। अच्छा, अब जिसने मॉडिफाई करा, जिसने ये सारा काम करा, उसने कुछ रिसर्च करी होगी, कुछ पैसे खर्च करे होंगे, साइंटिस्ट ने काम करा होगा, ठीक है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट होता है, किसी भी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। इसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए भी बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की अमाउंट होती है रिसर्चर्स के लिए, कोई भी रिसर्च करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो अब मान लीजिए एक कंपनी थी कोई अनाज वाली, उसने अपने साइंटिस्ट को बोला, हायर किए, पैसा लगाया और उसने विकसित कर ली, बीज बना लिए उसने, ठीक है, अच्छे जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज बना लिए। अब वो बीजों को यूज करके क्या करेगा, अपने उत्पादन बढ़ा देगा। लेकिन अब देखिए पैसे तो उसने लगाए हैं, अब वो बीज जाएंगे बाजार में, ठीक है, गेहूं मान लीजिए उस कंपनी का बिकने गया मार्केट में, अब दूसरे ने क्या किया कि वो एक बोरे गेहूं ले लिया खरीद के और अपने खेत में डाल दिए। अब पैसे तो लगाए थे एक कंपनी ने, लेकिन फायदा ले लिया फ्री में दूसरे ने। उसके बाद वो जो गेहूं डालेगा उसकी भी बीज बढ़िया बनेगी, अब वो उसके पास आ गए, फिर फर्दर दूसरे के पास चले जाएंगे उसकी भी। तो इससे बचने के लिए और अपने पैसे के मतलब इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, मतलब प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए कंपनी क्या करती है, ऐसी बीज उत्पन्न करती है जिससे सिर्फ एक ही बार अच्छी फसल उग सकेगी। अगर आप उसे दोबारा से उगाने के बाद फिर दोबारा से यूज करना चाहेंगे तो वो बीज इनफर्टाइल हो जाएंगे, फिर वो उत्पादकता नहीं देंगे, ठीक है, तो बांझ बन जाएंगे, वो बीज बांझ हो जाएंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसी टेक्निक को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर टेक्निक बोलते हैं, ठीक है, कि एक पीढ़ी के बाद जो दूसरी पीढ़ी आएगी बीजों की, वो इनफर्टाइल हो जाएगी, फिर वो उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं देंगे जितनी की पहली वाली जनरेशन ने दी थी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अगली बार फिर से बीज खरीदने के लिए उसी कंपनी के पास जाना पड़ेगा जिसने कि बीज बनाए थे, ठीक है, वो फिर अगली बार फिर से दे देगा। इससे उसका प्रॉफिट क्या है, वो हर बारी उसको प्रॉफिट मिलता रहेगा और वो प्रॉफिट फिर दूसरों तक ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। इसलिए कंपनी क्या करती है, टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी का यूज करती है। तो आप ये देख लीजिए, कटाई के समय बांझ बीज पैदा हो सके, ठीक है, तो एक बार तो डाल लिया और फर्टिलिटी हो गई, पर अगली बार उन्हें यूज नहीं कर सकते। तो इसमें क्या था, बहुराष्ट्रीय बीज या कृषि रसायन उद्योग और अमेरिकी सरकार द्वारा किसानों को काटे गए बीजों को दोबारा लगाने से रोकने और किसानों को हर मौसम में बीज खरीदने के लिए मजबूर करने के लिए विकसित किया गया था, ठीक है। ये नहीं कि एक बार ले लो और फिर लाइफ टाइम मजे करते रहो, पैसा तो किसी और ने लगाया और फायदा कोई और लेगा। विकसित देशों द्वारा समर्थित टर्मिनेटर तकनीक उपलब्ध कराती है, तो हमने देख लिया क्या कराती है, बीजों की उन्नत किस्मों को दूसरी पीढ़ी के लिए बंद बीजों को उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन है, साधारणतः ओरोबंकी खरपतवार पाया जाता है, ये देखिए ये तो फैक्ट वाला क्वेश्चन है, तो कहाँ पर पाया जाता है, तम्बाकू के खेत में, तो याद कर लीजिएगा इसे, ओरोबंकी खरपतवार वीड जो होती है वो तम्बाकू के खेत में मिलती है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन परजीवी पादप है, ट्रांसजेनिक है कौन सा, तो ट्रांसजेनिक कौन सा है, जो कि मॉडिफाई करा गया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जिसको हम बोलते हैं, गोल्डन राइस, ठीक है। तो जो गोल्डन राइस आप देखते हो ना, पीले चावल, उसमें पीले चावल में क्या होता है, इसमें कैरोटीन मिक्स रहता है, ठीक है, तो जेनेटिकली इसको मॉडिफाई करके इसमें कैरोटीन मिक्स कर देते हैं। तो कैरोटीन और हमने कहाँ पढ़ा था, जो गाजर का पीला रंग, हल्दी का पीला रंग, सब किसकी वजह से था, ठीक है, तो पीला बना देते हैं। और बनाते क्यों है, मॉडिफाई करने की जरूरत क्यों करती है, तो एक चीज होती है फोर्टिफिकेशन, अन्नों का फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी अन्न में पोषण तत्वों को बढ़ा देना, ठीक है। तो इसमें क्यों करते हैं गोल्डन राइस में, जिससे कि विटामिन ए की मात्रा बढ़ जाए चावल में, इसलिए इसका फोर्टिफिकेशन करके इसे क्या बना देते हैं, इसे गोल्डन राइस में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो गोल्डन राइस को बीटा कैरोटीन बनाने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित किया जाता है, जो आमतौर पर चावल में मौजूद नहीं होता। मानव शरीर द्वारा जब डाइजेशन होता है तो बीटा कैरोटीन क्या होता है, विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है और बॉडी को विटामिन ए की आपूर्ति हो जाती है, ठीक है। तो मेनली देखिए, जो मिड डे मील योजना चलाई जा रही है ना भारत सरकार द्वारा,
द्वारा, उसमें भी कई तरह के फोर्टिफाइड अन्नों का यूज किया जाता है, या जो आशा वर्कर होती हैं जो गांव लेवल पे मतलब गरीबों को जो अनाज वितरण होता है, कई बार उसमें भी ना फोर्टिफाइड फूड उपलब्ध कराया जाता है, क्योंकि भारत में माल न्यूट्रिएंसी कुपोषण की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो उससे निपटने के लिए फोर्टिफाइड फूड गरीब बच्चों को और गरीब महिलाओं या गाँव के लोगों को उपलब्ध सरकार द्वारा कराया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन है गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए भी उतनी ही लाभप्रद है जितनी कि किसानों के लिए। ठीक है, तो क्या है ये? सही है ये। ठीक है, उसके बाद इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है जो यौगिक शरीर में विटामिन ए से परिवर्तित होता है, तो ये भी सही है। ठीक है, बीटा कैरोटीन होता है जो कि कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए में डाइजेशन के टाइम पे। तो क्या है इसका? दोनों ए और आर सही है तथा आर ए का सही कारण है। ठीक है, फिर क्वेश्चन है महाधान या सुपर राइस किसने विकसित किया था? तो ये करंट का क्वेश्चन आओगा, 2007 का है। तो ये इंडियन बॉर्न साइंटिस्ट, क्या नाम है इनका? जीएस खुश जी ने सुपर राइस विकसित किया था। ठीक है, तो ये जीएस खुश जी का फोटो लगा हुआ है साइड में। उसके बाद है एमनियोसेंटेसिस का एक तरीका है जो बताता है, क्या बताता है? भ्रूण के लिंग को। ठीक है, तो एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? यह ऐसी प्रक्रिया होती है जिसका उपयोग परीक्षण के लिए एमनियोटिक द्रव का एक छोटा सा नमूना लेने के लिए किया जाता है। यह द्रव है जो गर्भावस्था में भ्रूण के चारों ओर रहता है। तो जो बेबी होता है ना, वो यूट्रस में जब रहता है, यूट्रस के अंदर, तो वो एक लिक्विड के अंदर पड़ा हुआ रहता है बेबी। ठीक है, तो वो जो द्रव होता है उसे क्या बोलते हैं? एमनियोटिक द्रव बोलते हैं। तो उसका सैंपल ले लिया जाता है, जो डॉक्टर्स होते हैं, और ये पता लगाते हैं कि कोई बीमारी तो नहीं है बच्चे के अंदर। तो जैसे बीमारियां क्या होती है, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि होंठ कटा हुआ रहता है, ठीक है, बर्थ के टाइम पे बच्चे का, तो अगर पता चल गया ना भ्रूण के अंदर ही कि इस तरह की कोई एबनॉर्मेलिटी है, तो डॉक्टर्स आज इतनी टेक्निक विकसित हो चुकी है कि जब तक बेबी बॉर्न होगा उससे पहले ही उसके होंठ को रिपेयर कर दिया जाएगा भ्रूण के अंदर ही। ठीक है, और जब बच्चा बाहर निकलेगा तो बिल्कुल सही होंठ के साथ पैदा होगा। फिर क्वेश्चन है जैनिको प्रौद्योगिकी है। जैनिको प्रौद्योगिकी क्या होती है? ये होती है आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक। तो जो पीछे वाली हमने देखी है ना, यही तकनीक होती है, एमनियोसिंथेसिस जो तरीका था, यही होती है जैनिको प्रौद्योगिकी की आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक होती है। ठीक है, फिर है दिया गया है, क्या दिया गया है? रुधिर कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, बाल रज्जु और लार सलाइवा। तो इनमें से डीएनए परीक्षण हेतु जो नमूने लिए जाते हैं, तो डीएनए टेस्टिंग सभी से हो सकती है, लार से भी हो सकती है, टीथ से भी, और हेयर से भी, हर तरह से हो सकती है। ठीक है, तो क्या हो सकती है? सभी इसमें से सही है, डी, सभी तरह से हो सकती है डीएनए का परीक्षण। अब आती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मेन है कि मतलब ये आप बोलिए कि फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है? उंगलियों की छाप, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डीएनए की छाप। ठीक है, तो जैसे अंगुलियों की छाप का यूज क्या करते हैं? मानव का पता लगाने के लिए करते हैं, उसी तरह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डीएनए को मैच करने के लिए। ठीक है, तो जैसे पैटर्निटी टेस्ट होता है, ये पता लगाना है कि बच्चा, पिता और बच्चे का रिलेशन है कि नहीं, तो दोनों के डीएनए फिंगरप्रिंट ले लिए जाएंगे और दोनों को मैच करा दिया जाएगा। अगर वो मैच हो गए तो क्या होता है? वो फिर पैटर्निटी टेस्ट अप्रूव हो जाता है कि ये जो बच्चा है वो किसी मनुष्य का बच्चा है। ठीक है, तो ये होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इसका उपयोग मानव डीएनए के कुछ क्षेत्रों में न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों के आधार पर किसी व्यक्ति की संभावित पहचान निर्धारित करने के लिए किया जाता है जो किसी व्यक्ति के विशिष्ट होती है। ठीक है, तो ये देखिए इसका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है डीएनए प्रोफाइलिंग का या प्रिंटिंग का? फॉरेंसिक में। ठीक है, फॉरेंसिक मतलब जो क्या बोलते हैं, जो क्राइम वगैरह करते हैं ना लोग, तो पुलिस पता लगाती है, तो फॉरेंसिक वाले, वो देखा होगा ना कौन सा सीरियल आता है, सीआईडी सीरियल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल। तो वो जो सीआईडी के लोग है, दया, तो यही सब करते हैं वो। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज टेस्टिंग, मेडिकल डायग्नोसिस, फूड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर। ठीक है, सभी में होता है इसका यूज। अब देखिए क्वेश्चन है बायोचिप क्या होता है? तो बायोचिप होती है आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन मिक्स्ड होती है बायोचिप में। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल चीजों से बनाई गई चिप होती है। फिर है शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए, ठीक है,
मतलब पैटर्निटी टेस्ट, निम्न में से किस एक तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी तकनीक है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, डीएनए देख के कंफ्यूज मत हो, पता चला मात्रात्मक विश्लेषण है, ऐसा थोड़ी डीएनए को किलो में तौल के। मात्रात्मक विश्लेषण का मतलब कि क्वांटिटी के बेसिस पे, तो ऐसा थोड़ी कि इसका 1 किलो डीएनए तो पापा के भी 1 किलो, मतलब इतना तो होता भी नहीं है डीएनए, इतने मिलीग्राम डीएनए इसका है तो उसका भी इतने मिलीग्राम, ऐसा नहीं होता पैटर्निटी टेस्ट। फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं डीएनए के और उस डीएनए पैटर्न के अकॉर्डिंग पता करा जाता है कि पैटर्निटी मतलब बच्चा रिलेट कर रहा है इस मनुष्य से या नहीं कर रहा है। फिर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग द्वारा इंग्लैंड में पहला अपराध किस वर्ष में सॉल्व किया गया था? तो ये 1983 में सॉल्व किया गया था। एक गर्ल का मर्डर हो गया था तो उसकी मर्डर मिस्ट्री सॉल्व की गई थी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा। ठीक है, तो 1983 में, मतलब आज से 32 साल पहले। ठीक है, 31। फिर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किन 13 यार कितने 40, हाँ 41 ईयर्स पहले। फिर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किन क्षेत्रों में होता है? निम्न में से किन क्षेत्रों में होता है? तो कहाँ कहाँ होता है? केवल न्यायालय की छानबीन में, सहायक वैज्ञानिक परीक्षण में, केवल पैतृत्व विवाद में, केवल संकटापन्न प्राणियों के संरक्षण में। अब देखिए, एक जो एमसीक्यू सॉल्व करने का मूल मंत्र है जो 99% टाइम वर्क करता है वो ये है कि जब भी क्वेश्चन में केवल लगा हो ना तो वो गलती होता है। ठीक है, तो यहाँ तीनों में केवल लगा है तो केवल मतलब गलती होता है। 1% ऐसा भी हो सकता है कि वो सही कह रहा हो। ठीक है, तो उपयोग सभी क्षेत्रों में होता है, केवल इसमें नहीं, कई मल्टीपल इसके एप्लीकेशन होती हैं। फिर है क्वेश्चन, उंगलियों के निशानों की बहुरंगीय सतह पर उभारने करने हेतु निम्न में से क्या प्रयोग होता है? तो देखिए, जो जैसे क्राइम देखा होगा, फिर से सीआईडी पे ही आ जाते हैं, तो वो सीआईडी वाले क्या करते हैं, उस पर पाउडर छिड़कते हैं ना, तो फिंगरप्रिंट क्या होते हैं, एक्सप्लोर हो जाते हैं, उससे चमकने लगते हैं। ठीक है, तो जब ये चमकने की बात है तो क्या, फ्लोरोसेंट। फ्लोरोसेंट का मतलब होता है ना चमकना, तो फ्लोरोसेंट पाउडर का यूज किया जाता है उंगलियों की सतह को उभारने के लिए, निशानों को उभारने के लिए। ठीक है, तो फोटो देख रहे होंगे इस तरह से कि मोबाइल के ऊपर प्रिंट लगे और अगर फ्लोरोसेंट पाउडर डालेंगे तो उंगलियां जहां पर इंप्रेशन है वो चमकने लगेगा। फिर क्वेश्चन है, कौन ट्रांसजेनिक्स द्वारा नहीं पाया जा सकता है? ठीक है, तो कौन सा नहीं पाया जा सकता है? तो क्लोनीकृत जंतुओं का उत्पादन। तो ट्रांसजेनिक्स द्वारा ये किससे, जेनेटिकल इंजीनियरिंग से पाया जा सकता है, ना कि ट्रांसजेनिक्स। ट्रांसजेनिक क्या होता है, पौधों के लिए यूज होता है मेनली। फिर है जीन चिकित्सा में एक त्रुटिपूर्ण जीन के कार्य को ठीक करने हेतु क्या होता है? त्रुटिपूर्ण जीन को हटाया जाता है। जीन मतलब वही डीएनए को जो करा था, कोई दूसरे सही जीन को प्रेडिक्ट, तो ये भी सही है, त्रुटिपूर्ण जीन को हटाया जाता है और उसकी जगह दूसरे सही जीन को प्रेडिक्ट किया जाता है, और त्रुटिपूर्ण जीन को कार्य करने से रोका जा सकता है, तो ये भी सही है, और पूरे त्रुटिपूर्ण जीन को सही जीन से बदला जाता है, ये भी सही। इसके चारों ही आंसर सही है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन कुछ और कहना चाह रहे होंगे और कह कुछ और दिया। ठीक है, नहीं शायद इन्होंने डालना चाह रहे होंगे, और जो भी गड़बड़ हुई है इसका कोई भी आंसर नहीं है क्योंकि ये सभी सही हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और कोई डाउट मत रखिएगा कि ये सीरीज़ उपयोगी है या नहीं। जितनी भी 15,000 MCQ सीरीज़ चल रही है, सारी की सारी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी टेंशन फ्री होके इस सीरीज़ को आप देखिए ज़रूर। अगर आप सीरियसली फाइट कर रहे हैं नेक्स्ट कमिंग प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए तो पूरी सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।